दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जारी। दोस्तों जो कल हमने एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था, आप सब उसको काफी रिसीव अच्छी तरह से कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि उसकी रीच जो है उस वीडियो की बढ़ती जा रही है और मैं ये मानता हूं कि उस वीडियो की रीच हो सके उतनी बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो हम लगातार कहते हैं कि चुनाव पारदर्शी नहीं हुए थे और ये वाला चुनाव जो है उसमें भी बड़ी आशंका हमको है। हमको क्या, अब तो देश में समझ में आ रहा है कि 50% से ऊपर वोटर है, उनको ये आशंका है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये रिपोर्ट भी आई परसों की, आप देख सकते हैं, CSDS की। तो उस कार्यक्रम ही के चलते, मतलब उसी के सिलसिले में आज एक हम और जो है ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बातचीत। उस बातचीत में हमने आमंत्रित किया हुआ है रिटायर्ड IAS अफसर, और उस पहले एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे वो जो है वो उपस्थित हुए थे, आए थे और आप सबसे रूबरू हुए थे। तो निवृत्त जो IAS अफसर है, बड़े सीनियर है और बहुत सिविल सोसाइटी जो है आज देश में जो भी थोड़ी बहुत बची है उसको बचाने की जो कोशिश करने वाले कुछ चंद लोग बचे हैं, उनमें से एक जो है ये हमारे रिटायर्ड IAS अफसर MG देव साहब है। उनको हमने आज आमंत्रित किया। मैं उनको जोड़ूं उससे पहले बता दूं कि मामला आज का क्या है। उन्होंने एक RTI की थी और 2022 में RTI की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है EVM, वीवीपैट और वोट काउंटिंग प्रोसेस की विश्वसनीयता को लेकर एक याचिका दायर की थी। सूचना का जो अधिकार है RTI, उसके अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के पास आयोजन करके उस पर की गई कार्रवाई का एक विवरण मांगा था और इसके बाद मुख्य सूचना आयोग बोले कि जितने जिम्मेदार हैं वे सभी जवाब दें। ठीक है, ये मामला कहीं जो है जाके चला गया फिर CIC के पास, केंद्रीय सूचना आयोग के पास। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस भेजा है मुख्य चुनाव आयोग को कि भाई आपने इस पर जवाब क्यों नहीं दिया। तो और सूचना आयोग ने यह भी कहा है कि ये तो कानून का उल्लंघन है। तो अब क्या है पूरा मामला, उस पूरी बातचीत को उन्हीं से सुनने के लिए हमने उनको जो है आज आमंत्रित किया है। हमारे मतलब आई फील फॉर्चुनेट टू टॉकिंग टू हिम। आप भी जो है उनसे मिलेंगे तो आप भी जो है मुझे लगता है कि बहुत कुछ जान पाएंगे आज उनसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM गुजरात पर। मैं अब आपसे सिर्फ सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। मैंने थोड़ी सी भूमिका जो है बना दी। अब आप सर विस्तार से बता दें कि क्या पूरी जो ये जो मुद्दा है पूरा वो क्या है, आपने क्या मांगा था, क्या जवाब मिला और ये प्रोसेस अब तक यहाँ पहुंची है, वो सिलसिलेवार अगर बता दें तो दर्शकों के लिए बड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। आपने अभी जिक्र किया था जो वीडियो आप सर्कुलेट कर रहे हो अपने 2019 इलेक्शन के बारे में, मैंने भी उसको जी देखा है। उसमें मेन पॉइंट हमने जो बनाया है कि ये वोट्स जितने वोट पोल हुए हैं कितना गिनती हुए हैं, दोनों के बीच में बहुत फर्क है, लाखों वोटों का फर्क है। 2019 में ये हुआ था, ये हमें भी पता है। हमने भी जब रिसर्च किया मुझे मालूम था। ये बहुत बड़ा एक इलेक्शन कमीशन से हमने पूछा, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दिया, दबा दिया। और ये इलेक्शन कमीशन वो वेबसाइट को निकाल दिया, उसको निकाल दिया और उससे खराब काम किया है। 4 महीने के अंदर जो है वो जो पेपर स्लिप को जला दिया। पेपर स्लिप को सालों रखना चाहिए था, जला दिया। तो कोई प्रूफ नहीं है, ना जवाब। उसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स प्रोफेसर जगदीप छोकर, उन्होंने जुलाई 2019 में एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। उसमें बिल्कुल उनको आंकड़े दिखाए। कहते हैं 343 कॉन्स्टिट्यूशन में जितना वोटिंग पोल हुआ, कितना वोटिंग गिनती, दोनों का अंदर में फर्क है। तो इसका इसलिए तो ये इलेक्शन तो लीगल नहीं है। मगर अभी 5 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई तक नहीं की। तो ये एक बात थी। दूसरा 2019 में शक और भी था कि EVM टैंपरिंग भी हो रहा है और EVM भी गायब हो जाता है, लाखों ये गायब हो जाता है। उस टाइम को रिपोर्ट था कि लाखों EVM गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो इसलिए 2019 इलेक्शन के बारे में कई शक था लोगों के मन में कि ये इज्जतदार इलेक्शन नहीं है। तो हमने
काफी इलेक्शन कमीशन को रिटर्न लिखा, जवाब नहीं दिया। इसलिए मई में हमने एक याचिका दायर किया। याचिका लंबा चौड़ा 17 सवाल पूछा है, उसमें दस्तखत किए थे टॉप टेक्नोक्रेट्स इन द कंट्री, 10-12 आईआईटी का प्रोफेसर्स, हम जो है 60 के करीब फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स और एकेडमिक वगैरह 112 लोग दस्तखत करके हमने मेमोरेंडम दिया है। उसका टाइटल है, मैं टाइटल पढ़कर सुना देता हूँ जी। टाइटल ये है, एड्रेस टू ऑल द 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर था सुशील चंद्रा, नंबर 2 था राजीव कुमार जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी, और तीसरा था अनूप चंद्रा पांडे, वो रिटायर हो चुका है। तो हमने ये कहा है कि देखिए, कंप्लायंस ऑफ ईवीएम वोटिंग with basic and essential requirements of democracy principles and integrity and credibility of electronic voting and counting in electoral democracy process thereof। इस मामले में जो है ये 17 सवाल है हमारा, ये सवाल आप जवाब दीजिए। तो उसको हमने ईमेल में भेजा है और फिजिकली भी डिलीवर करके रसीद भी लिया है जी, जवाब नहीं दिया। तो इसका अगर जवाब देते, लोगों के मन में जो अभी शक है वो शक काफी हद तक वो खत्म हो जाता। आपने रेफर किया था ये लोक नीति CSD सर्वे, उसमें 50% से ज्यादा लोग ने कहा कि ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, 50% से ज्यादा लोग, और 58% 60% करीब लोग कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं कोई असली डेमोक्रेसी होता अभी तक तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन क्या है, कोई तमाशा थोड़ी है, ये तो पब्लिक ट्रस्ट में चलता है। अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं तो क्या इलेक्शन है? अगर 1% लोग भी ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं बोल दिया, तो दूसरे कंट्रीज में रिजाइन हो जाता है। तो ये परवाह नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमने ये जो उनको जो पूछा था, ये 17 सवाल संकेत में बताता हूँ कि 17 सवाल तो पूरा टाइम लगेगा जी। इम्पोर्टेंट जो उसमें जो आए हैं, हमने उनको कहा देखो वो इम्पोर्टेंट है। हमने ये कहा था देखो, ये डेमोक्रेसी प्रिंसिपल, ये तो मशीन है, मशीन में वोटर को पता नहीं है वोट ठीक तरह से लगा नहीं, ठीक तरह रजिस्टर हुआ कि नहीं, ठीक तरह से काउंट हुआ कि नहीं, अपना आंख से पता नहीं है, मशीन के अंदर चल रहा है, वोटर को पता नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स, कास्ट एज इंटेंडेड, रिकॉर्डेड एज कास्ट, काउंटेड एज रिकॉर्डेड, ये डेमोक्रेसी प्रिंसिपल तो कंप्लाई विद नहीं करता है। आप बताइए इसको इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे कह सकते हैं? सवाल सबसे बड़ा सवाल हमने उनको ये पूछा था। दूसरा हमने पूछा था ये जो ईवीएम वीवीपैट जो डिजाइन जो हैं जी, हमें नोटिस में आया कि ये चेंजेस होते जा रहा है, खासतौर पर 2016 के बाद ईवीएम का भी डिजाइन भी चेंज हुआ है, वीवीपैट का चेंज भी डिजाइन हुआ है। तो हमें बता दीजिए क्या डिजाइन किए हैं, किसने डिजाइन किए हैं और कैसे डिजाइन किए हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा हमने जी। तीसरा पूछा 2013 में आप लोग ने, इलेक्शन कमीशन ने रूल को चेंज किया है, उसे कहते हैं अभी तो 2 वोट है, वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के बाद 2 वोट है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में है, एक तो वीवीपैट स्लिप में है जी, वोटर वेरिफाइबल पेपर स्लिप में है। कहते असली वोट है ये स्लिप है, ये स्लिप है असली वोट। बिल्कुल तो कहते मतलब क्यों स्लिप को, असली वोट को क्यों नहीं गिन रहे हैं आप? सिर्फ जो वोट नहीं है उसको क्यों गिन रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम गिन नहीं सकते, हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ता लग जाएगा। आप कहते हैं ये असली वोट है, स्लिप असली वोट है, और असली वोट को क्यों नहीं गिन रहे हैं? नकली वोट को क्यों गिन रहे हैं? ये जो आप पूछा था उनसे, ये बड़ा अहम सवाल है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा हमने पूछा माइक्रो कंट्रोलर, जिसको चिप कहते हैं, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ईवीएम। उसमें उसको अंदर ही जो है सॉफ्टवेयर बर्न होता है,
मेरे को कई रूमर चलता है कि तो जापान में बनता है, अमेरिका में बनता है, अदानी बनाता है, ये बनाता है। बोले हमें बताइए कौन बनाता है, ये माइक्रो कंट्रोलर जो है कौन बनाता है और कौन इसको ईवीएम में फिट कर रहे हैं, ये बताइए। चौथा सवाल। पांचवें सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो वीवीपैट इंट्रोड्यूस होने के बाद ये सिंपल लोडिंग यूनिट, ये जो कैंडिडेट का परसों हुआ है, फर्स्ट स्टेज वालों को परसों हुआ जो सिंबल को लोड करता है, एसएलयू कहते हैं, सिंबल और नेम लोडिंग, नेम लोड उम्मीदवार का कैंडिडेट का नाम सब वो है। अभी फर्स्ट स्टेज में जो इलेक्शन इस फ्राइडे में जो हो रहा है ना, उसको जो परसों हुआ है सिंपल लोडिंग हुआ है, परसों ये चल रहा है, सिंपल लोडिंग चल रहा है। तो इस सिंपल लोडिंग में बाकी सबका मैनुअल है, बड़े 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 मोटे मोटे मैनुअल है। कंट्रोल यूनिट का मैनुअल है, बैलेटिंग यूनिट का मैनुअल है, वीवीपैट का मैनुअल है, इसका कोई मैनुअल नहीं है, ऑपरेशन मैनुअल नहीं है। और सबसे क्रिटिकल डिवाइस तो ये है, ये क्या कहते हैं इंजीनियर्स, अपने आप को इंजीनियर्स कहते हैं। ये जाके हर असेंबली कॉन्फ्रेंस में 2 लोग जाते हैं इंजीनियर्स, असेंबली कॉन्फ्रेंस में लोडिंग होता है और ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। कोई कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन से आया, ये कौन लोग, ये इंजीनियर अपने इंजीनियर्स कहते हैं, वो बैड लगे हुए हैं। हाँ, पर किस मतलब वो समझ में नहीं आता सर कि वो कौन सी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। वो कहते हैं BEL ECIL का, ये दोनों कंपनी जो है ना, ये जो ईवीएम जो बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और BEL बैंगलोर, ECIL हैदराबाद, कहते हैं उनके नुमाइंदे हैं, उनके इंजीनियर्स हैं। पर असली में पता है ये कहाँ से आया, वो बाट रखे हुए हैं हाथ में, वो सेल्फ लोडिंग एसएलयू सिंपल लोडिंग यूनिट रखते हुए, ये तो अपना लैपटॉप को जो माउस है ना, माउस से थोड़ा बड़ा है, माउस से थोड़ा बड़ा है। उससे क्या करते हैं, वो जाके हर ईवीएम में, बैलेटिंग यूनिट में, ये इलेक्शन कमीशन से वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। ये जो कैंडिडेट का नाम और सिंबल फाइनलाइज करने वाला तो इलेक्शन कमीशन है, रिटर्निंग ऑफिसर फाइनलाइज करके वो भेज देता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में अपलोड हो जाता है। और ये आकर के ये डिवाइस को हाथ में रखे, एसएलयू को रखे, उसको डाउनलोड करके ये बैलेटिंग यूनिट में चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है ऊपर नाम जो पर्चा है ना, जिसका नाम वो नजर आता है जब आप वोटर जाता है, नाम और सिंबल, उसको छिपा देते हैं। उसके बाद भी वोटर को मालूम होगा फलाना नंबर में फलाना सिंबल में फलाना आदमी है, फलाना सिंबल में फलाना आदमी है। ये सिंपल लोडिंग यूनिट जो है बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट है, मगर इसका ऑपरेशन मैनुअल नहीं है, किसी को नहीं पता, रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं पता, कैंडिडेट को पता, किसी को नहीं पता जी। सिर्फ वो इंजीनियर के पास वो पर्चा है, वो कुछ कागज है, वो कहते हैं ये है, वो किसी को नहीं दिखाते हैं। तो उसी सबसे ज्यादा शक जो है उसी के ऊपर है, उसका ऑपरेशन मैनुअल नहीं है। हमने ये पूछा भाई ये ऑपरेशन मैनुअल क्यों नहीं दे रहे आप, सिंपल लोड यूनिट का ऑपरेशन मैनुअल क्यों आपने पब्लिक नहीं किया। ये 5वां क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन था, तो कहते हैं ये वो हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि ये ईवीएम जो बनाते थे उनका जो पेटेंट एक्सपायर हो गया, दोनों पब्लिक सेक्टर का एक्सपायर हो गया। कहते हैं अभी कहाँ से ले आते हो ये, कहते हो ECIL से आता है, कहीं से BEL से आता है, ये दोनों तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में नहीं है। पर हमने ये पूछा ये कंट्रोल तो कम से कम पब्लिक सेक्टर में थे, ये प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आ रहा है, और कोई बना रहा है और आपको BEL के थ्रू दे रहे हैं आपको, कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमें बताइए। वो नहीं है। और फाइनली हमने कहा देखो ये आपने आधार को वोटर कार्ड से लिंक करवा दिया, आधार ये खतरनाक चीज है, वो कोई भरोसा वाला नहीं है। अब आप जो है मर्जी से ये वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा देखो भाई
पहले तो हमारा जमाने में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, सब कंट्रोल हमारा हाथ में था। मैं रिटर्निंग ऑफिसर रह चुका हूँ कई इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में था। हम अपना आंखों से देखते हैं सारे ये बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, सारी चीजें। अभी जो है ये सारे चीज कंट्रोल जो है 2 पब्लिक सेक्टर कंपनी में चला गया, ECIL और BEL। सो EVM का, वीवीपैट का कंट्रोल तो इलेक्शन कमीशन में नहीं है, नो कंट्रोल। मैं जैसे मैं कह रहा था उस दिन किसी को कि भाई देखो हमारा जमाना में तो हम इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, अभी तो ECIL BEL का इंजीनियर इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वैसे बैठे हुए जैसे ऐसे, दे हैव नो कंट्रोल। दूसरा इंपॉर्टेंट इलेक्शन का होता है कि वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल। अभी उसका कंट्रोल भी आप वो आधार वालों को दे देते हैं, जुड़ाई वालों को। तो आपको इलेक्शन कमीशन को अभी EVM को ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, वोटर लिस्ट को ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। क्या इलेक्शन चला रहे हैं आप? ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, आर्टिकल 324 का उल्लंघन है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल तो ये 7 था, और भी सवाल थे, और इसको जवाब देते अभी तक ये मामला सुलझ जाता। ओके, डिस्कशन होता, सॉर्ट आउट होते, लोगों के मन में हम तो ये लिखे थे जो लोगों के मन में जो शक था, हमारा सिर्फ शक नहीं था, 50% लोगों के मन में जो शक था, वो शक का हमने उनको लिखा भी इसको जवाब दो। वो बिल्कुल जवाब नहीं दिया। ये तो गया मई 2022 में। तो हम कई महीने वेट करके नवंबर में मैंने RTA एप्लीकेशन दिया। तो मैंने RTA एप्लीकेशन दिया, मैं जान के जाके, आम आदमी वो एप्लीकेशन देते हैं वो इग्नोर कर लेते हैं। नॉर्मली मैं IAS रिटायर्ड यूज नहीं करता हूँ रिटर्न के बाद, क्योंकि मैं तो आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन, IAS लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इसमें लिखा है मैंने कम से कम वो तो ये जवाब देंगे। वो तीनों लेटर को देके बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जवाब नहीं दिया। RTA एप्लीकेशन जवाब नहीं है। जैसे मैंने मेमोरेंडम को कहा था, 60 से ज्यादा IAS ऑफिसर दस्तखत किए थे, जवाब नहीं है। तो फिर मैंने फर्स्ट अपील फाइल किया, जवाब नहीं है। फिर मैंने सेकंड अपील मार्च पिछले साल 2023 में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अपील फाइल किया। वो मामला आया कि 19 मार्च में आया। मैं तो अभी बेंगलुरु में रहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया। मेरा रिप्रेजेंटेटिव बहुत मशहूर यंग लेडी है, अपना अमृता जौहरी, वेरी एक्टिव RTA एक्टिविस्ट है। शी रिप्रेजेंटेड मी। वो जाकर रिप्रेजेंट करके मेरे से आर्गुमेंट किया। इलेक्शन कमीशन साहब से आया था अंडर सेक्रेटरी CPI, वो झूठ बोल रहे थे साफ। पहले बोल रहे थे हमें मिला नहीं है, फिर अमृता ने कहा देखो एविडेंस देखो, ईमेल में भेजा है, फिजिकली हैंड ओवर किया है, रिसिप्ट है हमारे पास। फिर कहते नहीं हम पढ़ नहीं पा रहे, अंग्रेजी में टाइप करके दिया है, पढ़ नहीं पा रहे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाराज हो गया, बड़ा सीवियर स्ट्रिक्चर पास किया, सीवियर डिस्प्लेजर, इलीगल, और ऑर्डर दिया है कि 1 महीने के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे दो। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर, इज्जतदार इलेक्शन करने का जिम्मेवारी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान जो है, इलेक्शन कमीशन को सौंपा है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपा, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को नहीं सौंपा। मेरा कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। वो बैठ करके अपना हुक्म निकाल रहे हैं, इधर हुक्म निकाल रहे हैं, उधर हुक्म, जैसे कोई साम्राज्य चला रहे हैं, अकबर का, बाबर का, या शहंशाह का। ये कोई शहंशाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक के लिए इलेक्शन होनी चाहिए। वो ये इलेक्शन कमीशन सोचते हैं कि उनका ड्यूटी है एक पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लाना, बस
इलेक्शन इलेक्शन मतलब वो नहीं है। इलेक्शन का मतलब पब्लिक इज दी सॉवरेन। वो अपना सॉवरेनिटी को 5 साल देना चाहते हैं, उनके लिए इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। उसके बाद लोग किसको चुने उनका 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 मर्जी है, किसको भी चुन ले, किसी की पार्टी को भी चुन ले, उनका मर्जी है। बट इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। नीचे नीचे से लोग जो ऑफिसर्स हैं, जब इलेक्शन कमीशन के तरफ से काम कर रहे हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, मगर 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो खुद ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ये सारे जमावारी लोग हैं, मोस्टली यंग फेलो से हेराफेरी नहीं करते, एक्सेप्ट सम मे बी ए फ्यू, बाकी हेराफेरी नहीं करेंगे। पर उनको गाइडेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो सारे इलेक्शन कमीशन से आता है। इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। और इलेक्शन कमीशन ये रियलाइज नहीं करते, कहते सारे पब्लिक से छुपा के हम हुक्म कर लेंगे। और अभी देखो 50% से लोग जो है ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। मगर 16 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या नाम है, राजीव कुमार, वो लव सॉन्ग ईवीएम का लव सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, सिंगिंग लव सॉन्ग, शेयर कर रहे हैं। How can you do that? How can chief election commission do that? And 50% पब्लिक जो है इलेक्शन ईवीएम को और भरोसा नहीं है, और ये गाना सुना रहे हैं, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे हैं। और ये जो भी कह रहे हैं, एक तमाशा और ना, जो हार जाता है वो कंप्लेन करता है कि मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं कभी नहीं हारा, मेरा शक कैसे आया, आई एम ए वोटर। लाइक 50% लोग, मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोग इलेक्शन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर शक है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाले के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन है क्या? ये क्यों भूल जाते हैं सर कि ये भूल जाते हैं सब लोग, मतदाता भी भूल जाते हैं कि चुनाव में अगर सबसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर है, जिसका स्टेक दाव पे लगा है, तो वो तो मतदाता है, देश का नागरिक है। नागरिक के लिए तो इलेक्शन है। मैंने तो थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, ये एक जनतंत्र में सॉवरेनिटी कहते हैं। सॉवरेनिटी क्या कहते हैं हिंदी में? सॉवरेनिटी क्या कहते हैं? दिमाग से निकल गया। सॉवरेन, जिसके हाथ में जो एक्चुअल पावर है, सार्वभौमत्व को कहते हैं, शायद सार्वभौमत्व कहते हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आप पढ़ लीजिए, पहले लाइन में क्या कहते हैं? वी द पीपल हु गेव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और किसने जाके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया? हमें दिए हैं। तो सिटीजन इज अ सॉवरेन। ये सॉवरेनिटी को हम 5 साल अपना रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, एमएलए को तो कम देते हैं, एमपीज को देते हैं। एमपीज जा करके अपना गवर्नमेंट बनाओ, मेरा सॉवरेनिटी को तुम एक्सरसाइज करो, कानून बनाओ। कानून बनाकर तो हम पावर देते हैं, खाली एमपी को कोई पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है, हम पावर देते हैं। वो उसको लेकर के वो आते हैं। तो इसलिए वो इलेक्शन प्रोसेस जो है, नंबर 1 स्टेक होल्डर इज द वोटर, नंबर 2 स्टेक होल्डर इज द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट, नंबर 3 स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन, वो अंपायर है, रेफरी है, और उनका जो एजेंसी है। ये तो बिल्कुल उल्टा कहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लाया, वो कहते हैं, कंप्लेन करते हैं हम जीता नहीं है, इसलिए वो ब्लेम करते हैं ईवीएम का गाना गा रहे हैं। ये क्या इलेक्शन कमीशन है? तो ये मेरा इश्यू मीडिया से आने का वजह इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन अपना ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये ओपन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब छुपा कर रखा हुआ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2018 दिसंबर से लेके
अभी तक इलेक्शन कमीशन तो सील कर दिया है, सील कर दिया, सिविल सोसाइटी के लिए सील कर दिया, हमारे जैसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स के लिए सील कर दिया। कोई चिट्ठी का जवाब नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्कस नहीं है। देन पॉलिटिकल पार्टीज को भी सील कर दिया। अपने जयराम रमेश का स्टेटमेंट 2-3 बार उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं। मतलब कोई भी सिस्टम हो, ये भी द परफेक्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड हो, ओवर द ईयर्स तो कुछ तो खराबी तो होता ही है। अगर डिस्कस करके एक्सपर्ट से बात करके वो इम्प्रूव करना चाहिए ना। और 5 साल से और आप दरवाजे को बिल्कुल सील कर दिया, क्या इम्प्रूव होंगे? आप जैसे कह रहे थे पिछले साल में जो हुआ है, इससे ज्यादा होगा। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, शक लोगों के मन में स्टार्ट हो गया है। ईवीएम कैसे, ईवीएम में 2 किस्म का ईवीएम है, ईवीएम मिसिंग होना शुरू हो गया है। ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन में और पेपर बैलेट का डिमांड आना शुरू हो गया है। दैट्स द रीजन। सर, वीवीपैट लाखों की संख्या में वीवीपैट खराब हो जाते हैं, फिर उसका क्या होता है, फिर कैसे ठीक होता है, ये भी किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। कहते हैं ये मशीन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अरे पूरा दुनिया में सारे डेमोक्रेसी में तो असली डेमोक्रेसी है वो पेपर बैलेट में चला गया। पेपर बैलेट को तो कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा। अगर हेराफेरी करना है पेपर बैलेट में 10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, उसके पहले तो पकड़ में आ जाते हैं। ईवीएम में तो लाखों में कर लो, आपको मालूम ही नहीं होगा। ये है ना, पिछले चुनाव में जो आंकड़ा संभाल के रखा था तो अच्छा हुआ कि बता पाए कि 80 लाख तकरीबन 80 लाख वोट ऐसे गिरे, ऐसे डाले गए, इसे या तो ऐसी गिनती हुई जिसका एक्चुअली कोई हिसाब किताब नहीं है। तो सुना है कि ये एक तो हमारे एक डिमांड था, फॉर्म 17A 17C दोनों मैचिंग करने के बाद ही आप गिनना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। वो बिल्कुल ही करते नहीं है। नहीं, 17A है कि जो आप पहले जाते हैं वोटर बूथ के अंदर जाते हैं। 17A जो है वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट आमतौर पर आप देखते हैं, वो आपको चेक करता है। आपने देखा होगा एक पोलिंग ऑफिसर टिक करता है, करने के बाद वो उंगली में वो लगाता है, इंक लगाता है। नेक्स्ट में जाते हैं वो एक आपसे दस्तखत करवाता है, ठीक है ना, रजिस्टर। वो 17C है। तो प्रोसेस खत्म होने के बाद ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ में 1000 वोट है, फर्ज करो 700 लोग वोट किए, 700 लोग, ये 17A में भी 700 टिक होना चाहिए, 17C में भी 700 होना चाहिए। बट मैच ही नहीं हुआ, कहीं मैच नहीं हुआ, कई जगह पर मैच नहीं हुआ। कहीं पे वो 800 लिखा हुआ है, कहीं 700 लिखा हुआ है, कोई 1000 लिखा हुआ है, ये 600 लिखा हुआ है। वो मैचिंग करने के बगैर अगर काउंटिंग भी नहीं कर सकता है, और ये काउंटिंग करके लिखने का, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कहना चाहता हूँ। इलेक्शन में कई ऑपरेशन है, ओके। शुरू से आपका कैंपेन करते हैं, सारे जो है इलेक्शन के दिन में जो है आप जाते हैं और बटन दबाते हैं, और ये उसके बाद जो है उसको ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके बाद जाकर के वो स्ट्रांग रूम में डिपॉजिट होता है, उसके बाद काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। ये सारे ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है काउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लोग अभी इस टाइम का शेड्यूल देखो, 7 शेड्यूल में किए हैं, पूरा 45 डेज लगेगा फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग। आप देखो ये 19 तमिलनाडु में 19 को वोटिंग हो रहा है, काउंटिंग होगा जून 4th। 45 डेज, 1.5 महीने ने मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 1.5 महीने ये एक कमरे के अंदर बंद रहता है। उसके अंदर क्या होगा, क्या खराबी हो सकता है, मौसम खराबी हो सकता है, ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, ईवीएम भी खराब हो सकता है। मशीन तो 1 घंटा भी खराब हो सकता है, उसके बारे में कोई परवाह नहीं है।
45 डेज अंदर पड़ा रहता है, मगर काउंटिंग में जब आता है 8 बजे कहते 10 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर कर लेना। ये क्या तमाशा है? वही हेराफेरी होता है, काउंटिंग में हेराफेरी होता है। 17A 17C मिलते नहीं है और पेपर स्लिप को काउंटिंग नहीं करते, पूरा फ्रॉडुलेंट इलेक्शन है। सवाल मुझे पूछना है एक आपसे, क्योंकि आप तो वो अफसर रहे हैं जो चंडीगढ़ जैसा सबसे पहला शायद देश का स्मार्ट सिटी जिसको मैं मानता हूँ जो बना था, उसकी संरचना में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने बहुत बड़ी आपकी जो है वो गौरवशाली आपकी करियर रही है एज एन ऑफिसर, सिविल सर्वेंट जिसको कहते हैं। मुझे आपसे ये समझना है सर, ये 7 चरण क्यों, ये चुनाव 7 चरण में 7 फेजेस में क्यों? और ऐसा अगर करना भी है फॉर एग्जांपल तो ठीक है, तो जब कहीं जैसे अभी चुनाव होगा, पहला चरण का फर्स्ट फेज का होगा, आप उसका वोटिंग करवा दो, तो फिर उसका रिजल्ट फिर इतने दिनों तक क्यों लटका के रखना? मतलब इसके पीछे का रीजन या लॉजिक क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें लॉजिक नहीं है। 2004 में 20 दिन से हमने कंप्लीट कर दिया, 20 दिन से 2004 में। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, ये हो चुका है, सारे हो चुका है। सिर्फ वोटर का नंबर थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटे जो है वोटिंग का टाइम 1 घंटा बढ़ा दो, खत्म हो गया मामला। ओके, मगर ये 45 डेज ले रहे हैं। और मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, ये जो शेड्यूल जो बनाया है कि रूलिंग पार्टी को, पर्टिकुलरली उनका जो वीआईपी कैंपेनर्स हैं, उनके लिए एनफ टाइम। और इसको आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को समझ में आना चाहिए, ये शेड्यूल को आप मीडिया का जिसको ऊपर कंट्रोल है उसके साथ मिलना चाहिए। मीडिया का कंट्रोल किसके पास है? रूलिंग पार्टी के पास है, पर्टिकुलरली द मेन मीडिया, टीवी। वो अब क्या होता है, ये जो इनका वीआईपी कैंपेन वाले, फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर, ये एक देयर आर 2 days आर वेरी क्रिटिकल डेज। 2 दिन जो है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में क्रिटिकल डेज 2 दिन है। एक तो वोटिंग का पहले दिन, उसको साइलेंट डे कहते हैं, एक वोटिंग का दिन। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग चल रहा है, साइलेंट चल रहा है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी स्टेट में कैंपेनिंग चल रहा है। ओके, फर्ज कीजिए यूपी के लीजिए, मुरादाबाद में इलेक्शन चल रहा है, लखनऊ में कैंपेन चल रहा है। ठीक है, लखनऊ में जो प्राइम मिनिस्टर भाषण कर रहे हैं वो मुरादाबाद में लाइव टेलीविजन में लोगों को नजर आता है, साइलेंट डे में नजर आता है, और वोटिंग डे में जो वोटिंग बूथ में जा रहा है नजर आ रहा है। तो कैंपेन एडवांटेज जो है ये प्राइम मिनिस्टर का एडवांटेज है की कैंपेनर्स को। अपोजिशन को इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। उनके कैंपेन को कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं करता, एक तो ये है। दूसरा, अगर 7 स्टेज में करना है, 7 into 3 20-21 डेज में खत्म कर देना चाहिए मैक्सिमम। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बट देन द प्रॉब्लम इज शेड्यूल में भी इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबको बराबर डबल प्लेइंग। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर तो कंप्लाई भी नहीं करते हैं। अभी भी बोलते हैं मुसलमानों को रामनवमी के बारे, रामनवमी आ रहा है, वो डालो, ये डालो, वो डालो। आई मीन they are using the religion brazenly, anti-Muslim and pro-Hindu. That number one model code of conduct है, communal और religious बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो बिल्कुल वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। सारे पैसे तो उनके पास है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा, सारे पैसे तो उनके पास है। दूसरा पैसा है तो उनको तो फ्रीजिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। और अब उनका जो लीडर्स जो है, जो मोस्ट करप्ट चार्जेस में, वो सब जो है बड़े बड़े पदवी में बैठे हुए, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए, कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल को और सोरेन को गिरफ्तार कर रहे हैं, और लोगों को नोटिस दे रहे हैं, महुआ मोइत्रा को नोटिस दे रहे हैं। हमें ये क्या लेवल प्लेइंग? इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नाम ही नहीं है। सो अब सबसे ज्यादा ऊपर मशीन,
मशीन के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, इसके ऊपर 50% लोगों को भरोसा नहीं है, जबरदस्ती उससे इलेक्शन करवा रहे हैं। ये क्या है इलेक्शन बाबा? पहले बार हो रहे हैं हिंदुस्तान में। मुझे इतना दुखी है। मैंने कई इलेक्शन मैं खुद ही किया है। मैंने इलेक्शन में वोटिंग भी किया है, इलेक्शन में हमने वो जो है काम भी किए हैं। पहले बार इलेक्शन के इज्जत के बारे में इतना बड़ा सवाल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में पूरा दुनिया में कंसर्न है। जर्मनी से मैसेज आया है, यूएसए से अमेरिका, यूनाइटेड नेशन से मैसेज आया है, और इंडिया के अंदर भी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये आई एम रियली वरीड। इवन नाउ इट इज नॉट टू लेट। इलेक्शन कमीशन मस्ट पुल इट्स स्ट्रिंग, डबल प्ले प्रोवाइड करना चाहिए। और ये केस आ रहा है 16 तारीख को, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए ठीक है, हाउ वी एग्री विद दिस अरेंजमेंट, 100% काउंट करेंगे, वोटर के हाथ में देंगे। मैंने टेक्निकल ओपिनियन ले लिया है, अभी मॉर्निंग आया है, कहते हैं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। टॉप टेक्निकल ओपिनियन फ्रॉम IIT प्रोफेसर्स, ये इसको स्टडी किया है, सालों स्टडी किया है, कहते हैं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे के रखो। जो स्लिप है जहां गिर रहा है उसको वैसे गायब मत करो। हाँ, उसको वोटर के हाथ में दो, वोटर बैलेट बॉक्स में डाल दिया, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉपी भी नहीं कर सकता है। ये ओपिनियन भी आ गया है। मैं अभी भी गुजारिश करता हूँ, इट्स नॉट टू लेट। अभी भी इलेक्शन कमीशन को, ये सारे मेरे जूनियर कोलीग्स हैं, अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर हेवन सेक एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। अपना क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करो। कल जो है बेइज्जती हो जाएंगे, ये पूरा हिंदुस्तान बेइज्जती हो जाएगा, आपका नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई आ रहा है 16 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट में कह दो कोई बात नहीं, काउंटिंग कर दो, आप ऑर्डर कर लो, हम तैयार है, ये चेंजेस करने के लिए तैयार है, अभी भी कर सकते हैं। वोट लेकर के एक ऑर्डिनरी बॉक्स रेडीली अवेलेबल है, बिकॉज ये बॉक्स जो है ना, पंचायत इलेक्शन जो है, पंचायत इलेक्शन अभी भी बैलेट पेपर में होता है ना, वैसे बैसेस तो अवेलेबल है। वो कर देंगे, उसको सील कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देंगे। इवन नाउ इट इज नॉट टू लेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद रखते हैं सर, यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं, हम भी ये अपेक्षा रखते हैं, देश के करोड़ों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा और उम्मीद रख रहे हैं कि चुनाव जब हो तो वो फेयर एंड स्क्वायर हो, फ्री एंड फेयर हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा, जैसे आपने भी कहा, मैं भी मानता हूं और बाकी करोड़ों लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो तो उस देश का नागरिक होता है। वो जैसे आपने कहा सोवरेनिटी, और जिसका मैंने फिर गूगल करके देख भी लिया, जो मैंने कहा था वो सही था कि नहीं, वो वही है, प्रभुता और सार्वभौमत्व जो है उसको हिंदी में कहते हैं। तो वो देश के नागरिकों की है, तो वही जो है वो बची रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये जो 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो बात हो रही है, जिस पर सुनवाई होनी है, वो देश की जनता के हित में उसका फैसला है। और आपने भी जो जानकारी मांगी है, वो कम से कम वो चुनाव आयोग उस जानकारी को देने के लिए उसकी जिम्मेदारी है। वो कंपल, मतलब इसको कंपेल किया गया है, तो कंपेल होना ही नहीं चाहिए, उनको दे देनी चाहिए। इसका भी लास्ट डेट 17 तारीख है। इसका भी लास्ट डेट 17 तारीख है। 17 तारीख। तो देखते हैं अभी इसमें क्या हो रहा है, ये उसका एक बार आपसे बात करेंगे, और एक फॉलोअप वाला भी एक एपिसोड बनाएंगे सर आपसे बात करके। आपने बहुत सही बातें बताई दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये साहब थे, है ना, रिटायर्ड IAS ऑफिसर साहब, हमारे बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ दी फाइनेस्ट सिविल सर्वेंट्स में से एक थे, जो कि अब जब तक उन्होंने अपना काम किया तो सरकार में रह के बड़ी ईमानदारी से किया। आज वो सिविल सोसाइटी में एक बड़ी अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं, और देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए इस वक्त भी जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये आप तक पहुंचाना था कि वो कौन से सवाल थे जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना ही नहीं है। और सवाल दूसरा ये भी है कि इलेक्शन कमीशन चला कौन रहा है, क्या उसका कोई सही में रोल है, कि जैसे उन्होंने कहा कि तो BEL और ECIL के इंजीनियर जो है वही इलेक्शन करवा रहे हैं। ये सोचिएगा जरूर, जागरूक होइए, हो सके उतना जागरूक होइए,
और मैं कहता हूं कि अगर आप हो गए, अगर आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, सही सोच आप जो करना आपने शुरू कर दिया, तो अपने आसपास के लोगों को भी अपनी बात पहुंचाइए और कमेंट करके हमको जरूर से बताइए। आपने ये कार्यक्रम में जो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन जरूरी था, तो आपने जो सुना देखा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में हमको लिख के जरूर से बताइए। बात अगर आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इसकी लिंक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हो सके उतना आप फैलाएं, वायरल करें, स्प्रेड करें। ये बातचीत सुनना जितने भी देश के नागरिक हैं, जितने सुन पाए उनके लिए सुनना बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है, तो वो जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ये भी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।